नमस्कार दोस्तों। मैं ज्ञानेंद्र आर्य मां संस्थान द्वारा संचालित दैनिक चर्चा कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जिस कोटेशन पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उस कोटेशन को मैं एक बार पढ़ देता हूं, फिर हम लोग उस पर चर्चा शुरू करेंगे। फिंगर के और बहुत ही छोटी छोटी है। भारत में आर्थिक असमानता के विरुद्ध आवाज उठाने वाला एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजनैतिक शक्ति की असमानता की भी बात उठाता हो। समानता शब्द पूरी तरह राजनीति के खेल में फुटबॉल की तरह उपयोगी हो गया है, जिसका सारा लाभ खिलाड़ी उठा रहे हैं और हमें मैदान के बाहर ताली बजाने का दायित्व सौंप दिया गया है। वास्तव में अगर हम देखते हैं तो समानता एक ऐसी विषय वस्तु है जिस पर सबसे ज्यादा सहमति या सबसे ज्यादा जन समर्थन तैयार किया जा सकता है। हर व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के अलावा तमाम ऐसी समस्याओं से दो चार होता रहता है जो उसके साथ समानता का व्यवहार नहीं हुआ ऐसा उसे एहसास दिलाती रहती है। समानता की बात करने के लिए आप ये मान के चलिए, कानून के सामने समानता, व्यक्ति के सामने समानता, समाज के सामने समानता, परिवार के सामने समानता, ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म है जिन पे समानता तोली जा सकती है। एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि क्या समानता वास्तव में इतना बड़ा मुद्दा है? तो निश्चित तौर पे हम अपने आसपास जैसा देखते हैं तो ये लगता है कि वास्तव में है बहुत बड़ी समस्या। इतनी बड़ी समस्या है कि हर व्यक्ति इस समस्या से कहीं ना कहीं दो चार हो रहा है। लेकिन क्या यह वास्तविक समस्या है या सिर्फ एक कृत्रिम समस्या है या एक सामाजिक व्यवहार है? हम इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। कोई भी दो व्यक्ति इस पूरे संसार में, कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरह से समान नहीं है। सब में योग्यता, क्षमता, अपनी भूमिका, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाने का अवसर सब अलग अलग तरीके से मिलता है और उसके बावजूद समानता का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। हम देखते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं है, फिर भी समानता बहुत बड़ा मुद्दा है। भारतीय संविधान में समानता की जो बात की, जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जिस समानता की बात की गई है, वह समानता तो न्याय के समक्ष समानता की बात की गई है। लेकिन उसी के साथ तमाम ऐसी समानता की शर्तें और जोड़ दी गई हैं जिससे व्यक्ति का मतलब सामाजिक स्थिति को, सामाजिक समानता की जब बात खड़ी की जाती है तो व्यक्ति को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति का सामना करना पड़ता है। आप देखिए कि समानता की वकालत करने वाले अधिकांश लोग राजनीति का, जैसे बाबा कह रहे हैं कि फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और हम लोग के पास सिर्फ ताली बजाने का अधिकार बचा हुआ है। समानता की बात करने वाले अधिकांश लोग इस कोटेशन के हिसाब से, और मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो समझने का प्रयास किया है, समानता की बात करने वाला हर व्यक्ति कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा जरूर रखता है। और जिस असमानता की बात समाज में सबसे ज्यादा होती है वह असमानता केवल आर्थिक है, यह और बड़ी चिंता का कारण बनाता है। आप देखेंगे कि जब आर्थिक असमानता की बात की जाती है तो उदाहरण के तौर पे एक बहुत बड़ा रेडीमेड ग्रुप खड़ा है जिसको बहुत सालों से पूंजीवादी, पूंजीवादी, पूंजीपति इत्यादि कह करके गालियां लोग दे रहे हैं और देने वाले बहुत सारे लोग। एक वह वर्ग आर्थिक असमानता और दूसरा एक वह वर्ग जो अपने सामान्य जीवन को भी जी पाने के लायक स्थिति में नहीं है। वह व्यक्ति, दोनों के बीच इतनी बड़ी गहरी खाई दिखती है, इतनी ज्यादा दूरी दिखती है कि आर्थिक असमानता वास्तव में एक ज्वलंत मुद्दा बन ही जाता है। लेकिन समानता के साथ एक बड़ा प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि
जब ये बात कही जाती है कि पूरे देश में जितना पैसा है, 25% पैसा या 10% पैसा या 5% पैसा, या कुछ लोग तो कहते हैं कि 10% पैसा सिर्फ 1%, मतलब कुछ 100 लोगों के पास है। 140 करोड़ लोगों के पास जितना पैसा है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कुल 150 लोगों के पास है। यह आर्थिक असमानता को बताने के लिए तमाम लोग उदाहरण देते हैं और तमाम तरीके से उस पे लोगों को कन्विंस करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर उन्हीं लोगों से बात की जाए कि आज राजनीति कुछ एक परिवारों में सिमट के रह गई थी, अब तो खैर स्थिति थोड़ी सी सामान्य हुई है, लेकिन अभी भी वो संख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। आप देखेंगे कुछ एक परिवार, मुलायम सिंह का परिवार हो गया, लालू यादव का परिवार हो गया, गांधी परिवार हो गया, कुछ ऐसे गिने चुने परिवार हैं जिनके पास पूरे देश की राजनैतिक दिशा निर्धारित करने का, देश का भविष्य निर्धारित करने का असीम पावर है, असीम अवसर है। हम जब राजनीतिक समानता की बात जैसे ही एक कहीं कोने से आवाज आती है, तो सबको साफ सूंघ जाता है और फिर पूरी ताकत से मुद्दा आर्थिक असमानता की तरफ घुमा दिया जाता है। समानता एक वास्तविक समस्या है जिसमें राजनीतिक समव्यवहार में समानता की बात तो ठीक है, लेकिन सामाजिक समव्यवहार में समानता की बात जब आप देखते हैं, तो सत्ताओं को हमने अनावश्यक रूप से असीमित हस्तक्षेप करने का अधिकार दे दिया, और वह असमानता दूर करने के जितने भी प्रयास किए गए, वह और नए वर्ग बनाता जाता है। असमानता की बात किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए इसलिए बहुत आसान मुद्दा है क्योंकि असमानता शब्द उठाने के साथ ही दो वर्ग उसको चाहिए होता है। एक वह जिसको कमतर बताया जा सके, एक वह जिसको बेहतर बताया जा सके, और दोनों के बीच संघर्ष करा करके अपनी राजनीतिक रोटी, वोट की रोटी, वोट का फसल काटने का उनको बढ़िया पर्याप्त अवसर मिल जाता है। इसलिए भी समानता शब्द को अनावश्यक रूप से बार बार उछाला जाता है और बार बार उसका दुरुपयोग किया जाता है। वास्तव में अगर देखा जाए, दुनिया के बहुत सारे संविधानों में समानता को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन जब आप समानता को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखते हैं, तब एक नई समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती है। स्वतंत्रता शब्द को मौलिक अधिकारों में शामिल करना चाहिए था, जिसकी जगह पे समानता शब्द रख दिया गया, क्योंकि समानता शब्द ही रखने से वह सारी षड्यंत्रों को आधार मिल सकता है, या यह कह लीजिए उन सभी आवाजों को आधार मिल सकता है जो वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दे, जो वर्ग निर्माण करे, वर्ग विद्वेष फैलाए और फिर वर्ग संघर्ष तक उसको लेकर जाए। यह समानता शब्द से ही हो सकता है। जैसे ही आप स्वतंत्रता की बात करते हैं, सारे संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाते हैं, और संघर्ष समाप्त होते ही सत्ताओं की रोटी के लाले पड़ जाते हैं कि उनको लगता है कि हम तो अगर झगड़ा नहीं कराएंगे तो हम रहेंगे कैसे। तो समानता शब्द पर आज हम लोग विचार मंथन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की समानता की बात करना उचित है और किस तरह की समानता की बात करना राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, किस तरह की समानता समाज में व्याप्त होनी चाहिए और किस तरह की समानता की बात नहीं की जानी चाहिए, समानता और स्वतंत्रता के बीच में कैसा संबंध है। इन सभी विषयों को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मेरी ये कोशिश रहेगी कि एक आध दो दिन और समानता विषय पर अगर कुछ बात बाकी रह जाती है तो फिर चर्चा कर लेंगे। मुनि जी संभवतः आज अभी तक नहीं जुड़े हैं और आज शायद जुड़ भी ना पाए क्योंकि परिवार में कुछ कार्यक्रम है, तो हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और भाई इस विषय पर अपनी बात रखें। 10 मिनट। बताइए भाई सर। जैन जी, हाँ बहादुर। बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छा कहा। मैं आपके बात से पूरी तरह से सहमत हूँ।
और इसमें और कुछ ज्यादा कहने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती। ये बात साफ दिखाई दे रही है कि जब हम समानता को आधार बना करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक नई समस्या पैदा हो जाती है। वर्ग विद्वेष बढ़ जाता है जो अनावश्यक होता है। उससे कोई लाभ नहीं होता है। समाज टूटता है। और यदि आपने कुछ क्षेत्र में कुछ समय के लिए समानता देवी दी, तो आर्थिक समानता देवी दी, तो गुणों की समानता, स्वभाव की समानता, सुंदरता की समानता, भाग्य की समानता, ये तो आप दे ही नहीं सकते। तो इसलिए समानता शब्द का प्रयोग जहाँ होना चाहिए वहाँ उचित है, लेकिन हम समान लोगों को समान बनाने के प्रयास में पीछे हट जाते हैं और कई बुराइयां पैदा हो जाती हैं। आपने जो कुछ कहा मैं उसी का समर्थन कर रहा हूँ, और आपने ठीक कहा। धन्यवाद। धन्यवाद बाबू जी। बताएं, और कोई भाई बताएं। बताइए भाई। सभी बंधुओं को नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ बताइए ना भाई साहब, नमस्कार। आवाज जा रही है? बिल्कुल एकदम साफ आवाज आ रही है, बोलिए ना। भाई, समानता और स्वतंत्रता, ये दो चीजें ऐसी हैं जिन पे खूब चर्चा होती है। सभी राजनैतिक लोग इस पे खूब चर्चा करते हैं और चाहते हैं कि हमेशा ऐसी बात करें कि दुनिया समान हो जाए और दुनिया पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाए, कोई परतंत्र न रहे। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि सपने में भी सुख नहीं है अगर हम दूसरे के अधीन हैं। हमारे देश के लोग तो यह वाक्य बार बार अपने जीवन भर दोहराते हैं कि हे ईश्वर, हमें ऐसी मौत दीजिएगा कि हम अपने हाथ पैरों पे रहते हुए, अपने दैनिक कार्य करते हुए, हम किसी के हमारा हमें किसी का नमस्कार मुंह भैया। न ताकना पड़े। ठीक हो? बोलिए भाई साहब, बोलिए भाई साहब, म्यूट कर दिया। हमें किसी का मुंह न ताकना पड़े कि गिलास पानी भी किस। भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। हमें किसी से अपनी सेवा न करानी। पवनजय जी आपकी आवाज बहुत कट तो कट। ऐसी कामना के साथ हर भारतीय जीता है। जी। लेकिन ये चीजें, अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही होगी, हाँ। नेटवर्क की दिक्कत होगी। जी जी जी। नहीं, अभी आनी शुरू हो गई थी भाई साहब, बोलिए। तो मैं कुछ देर बाद बात करता हूँ। अच्छा, ठीक है, नेटवर्क में आ जाइए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। और कोई भाई तब तक अपनी बात रखे। पवनजय जी थोड़ा सा नेटवर्क के बाहर थे, तो नेटवर्क में आ रहे हैं, तब तक आप लोग में से कोई एक बात रखना शुरू करें। हेलो। हाँ मोहन बाबू बताएं। सभी गणमान्य साथियों का अभिवादन है। आज का जो विषय रखा गया है
कि इसमें समानता और स्वतंत्रता का बात रखी गई है, और समानता में जो है सो आर्थिक जो असमानता है उस पर तो सभी कोई चर्चा करता है। उसकी जो बातें हैं वो सारे समाज के लोग उस पर जो है वाद विवाद करते रहते हैं, लेकिन जो राजनीतिक अधिकारों की जो समानता है, जो राजनीतिक अधिकार जो है, जो सत्तात्मक व्यवस्था का जो अधिकार है, जिसमें कि पद, पावर और पैसा सारे मूल जो हैं, जिनसे कि समाज के हर एक पहलू पर नियंत्रण किया जाता है, उसकी समानता की बात जो है, उन अधिकारों की समानता की बात जो है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, उसकी बात को कोई नहीं उठाता है, उसकी बात को कोई नहीं उछालता है। और समानता की जो बात है, जो ये तंत्र में बैठे हुए कुछ परिवारों की व्यवस्था है, कुछ संगठनों की जो ताकत की व्यवस्था है, उनके अंदर सिमट के रह गई है और वो उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। और एक समानता का जो शब्द है या समानता जो है, उसको जो एक फुटबॉल का मैच होता है, तो समानता का जो है वो फुटबॉल के तरह मैदान में रख करके और उसके माया जाल में जितने भी हजारों हजार के तरह लाखों की तादाद में जो खिलाड़ी हैं, उस माया जाल में फंसाकर और उनसे केवल तालियां बजवाते हैं और वाहवाही लूटते हैं, और बाकी जो दोनों तरफ के खिलाड़ी हैं वो देखने में तो लगते हैं कि प्रतिस्पर्धा की तरह लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैच खत्म होता है, कोई हारता है या कोई जीतता है, दोनों मिल करके और फिर जो है सो जितने भी दर्शक हैं उन पर अपना पावर का यूज करते हैं, उनको गुलामियत की तरफ ढकेलते हैं। ऐसा जो है देखने में और समझने में कोटेशन में आता है, या इस कोटेशन में इसी भाव को हमारे जो समझ है प्रदर्शित किया गया है। लेकिन समानता की जो बात यहाँ पर उठती है, तो समानता हम देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से भी हम देखते हैं तो गुण है, कर्म है, या हम किसी की शारीरिक बनावट को देखते हैं, किसी के रंग को देखते हैं, किसी की कार्य क्षमता को देखते हैं, तो सारे के सारे जो है वो असमान है। समानता जो है बिल्कुल नहीं मिलती है।
हाँ, स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो जो व्यक्तियों को मूल अधिकार मिला हुआ है, उस मूल अधिकार की जो असीम स्वतंत्रता है वो सभी को बराबर मिला हुआ है, वो समान है। ईश्वर के यहाँ से जो प्राकृतिक स्वतंत्रता मिला है वो समान है। लेकिन जब हम वर्तमान स्थिति में देखते हैं या पूर्वोत्तर स्थिति में भी देखते हैं, तो अगर हम क्षेत्र के हिसाब से भी देखते हैं तो क्षेत्र के हिसाब से भी असमानता मिलता है। कहीं खेती का जमीन बहुत अच्छा है तो खेती के हिसाब से आगे बढ़ता है, कहीं मिनरल्स हैं, कहीं खदान निकलता है, कहीं जल की व्यवस्था है। तो हर एक क्षेत्र में अलग अलग उपलब्धि है, उसके अनुसार से असमानता है। भाषाओं के हिसाब से सी असमानता मिलता है, अमीरी और गरीबी के हिसाब से भी असमानता मिलता है। कहीं पर देखते हैं कि धर्म के आधार पर भी जो है कोई ज्यादा विकसित मिलता है और कुछ जो है वो कम विकसित मिलता है, कुछ कम समझदारी होती है। तो ये जो शिक्षा के माध्यम से भी देखते हैं तो बहुत सारी जो विभिन्नताएं हैं उसमें हमें असमानता देखने को मिलता है। अब इसमें हम राजनीतिक रूप से देखते हैं, धार्मिक रूप से देखते हैं, आर्थिक रूप से देखते हैं, सामाजिक रूप से देखते हैं। तो जहां तक हम राजनीतिक रूप से जो हम समानता या की बात करते हैं तो राजनीतिक रूप से तो कहीं हमें समानता नहीं दिखती है। राजनीति में जो पद, पैसा और पावर है वो सीमित व्यक्तियों के पास सिमटा हुआ है, और वो जो उनके पास लोक और जनता, जो समाज उनको पावर दिया है, उस पावर और अपने अधिकार में, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वह प्रशासनिक अधिकार हो, उसको तो केंद्रित कर रहे हैं, और केंद्रित कर रहे हैं, उसको अकेंद्रित नहीं कर रहे हैं। आखिर वो जो पंचायती व्यवस्था है, तो अगर पंचायत में आर्थिक रूप से कुछ पावर देंगे, वहां के जो, जिसको हम ग्राम सभा भी कहते हैं, कि वो वहां के उस ग्राम के आवश्यकता के हिसाब से उसका विकास कर सके जहां जैसा है, तो उनसे बेहतर वो करेंगे। अगर जहां पर छोटा छोटा मामला है उसका निस्तारीकरण का, उसका फैसले का अगर वो प्रशासनिक अधिकार पंचायत की व्यवस्था में दे देंगे, शराब का मामला है, जुआ का मामला है, जो सामाजिक स्तर पर है, जिसमें कि किसी प्रकार का आपराधिक नहीं है, कोई पारिवारिक मामला है जिसमें कि शादी ब्याह का मामला है, या आपको जो है भाई भाई का मामला है, घरेलू विवाद का मामला है, तो बहुत कुछ समस्याओं का समाधान जो है वो ग्राम स्तर पर हो जाएगा। उनको कोर्ट कचहरी जाने की व्यवस्था नहीं होगी।
ग्राम स्तरीय कोर्ट की व्यवस्था जो है अगर पंचायती राज को दिया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये राजनीतिक लोग जो हैं कहाँ दे रहे हैं। बल्कि पहले तो कुछ था, हम देखते हैं कि जिस समय शुरुआती दौर में कुछ पंचायतों को 24 घंटा जो है किसी भी चोरी में या बदमाशी में किसी प्रकार में उनको पावर था। ऐसा हम अपने समय में जब पंचायत सरपंच जो रहते थे उनके पास ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन वो भी जो है अब वैसा नहीं है। आज जो है जो अर्थ की भी व्यवस्था है वो भी जैसे है उस पर भी सरकार का ही अंकुश रहता है, उस पर भी वो स्वतंत्र नहीं है। तो जहां पर राजनीतिकों को जो सारा केंद्रीकरण करके हैं, उन लोग तो कहीं समानता के हिसाब से कुछ भी विस्तार करने के लिए, अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि जनता ने उनको सारी पावर दे दी है। अगर जो इतने बड़े तादाद में सैन्य व्यवस्था है और पुलिस की व्यवस्था है जिससे कि वो हमको भय के दायरे में रख करके और सारा जो है अधिकार वो रखते हैं। अगर उनके पास वो नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, लेकिन उसका जितना भी खर्च का भरपाई है जी वो तो आम जनता ही करता है। जी जी अब यहाँ पर अगर हम धार्मिक समानता की बात करते हैं तो जो तंत्र है, जब हम धार्मिक रूप से सभी अपनी पूजा पाठ पद्धति और अपना जो है कोई भी प्रोफेशन है उसको हम कहीं ले जाने के लिए लाने के लिए स्वतंत्र हैं, तो कोई भी एक धर्म व्यवस्था चाहे कोई भी है, सरकारी रोड है, सरकारी रास्ता है, अब वो उसके जुलूस को क्यों रोक सकता है? या हमारे धार्मिक संस्थान के बगल से नहीं ले जा सकते हैं? आप हमारे धार्मिक स्थल के सामने शिवाजी का मूर्ति नहीं बना सकते हैं, इससे हमारा हाथ होता है। ये कहाँ का चीज है? ये कौन धार्मिक हमारी समानता है? जब सार्वजनिक स्थल है तो सार्वजनिक स्थल पर तो सभी का समान अधिकार है। तो ये जो है तंत्र के लोग जिनको कि हम बैठाए हुए हैं, क्या व्यवस्था जिसे है कि बनाए हुए हैं, केवल अपने स्वार्थ सिद्धि का व्यवस्था बनाए हुए हैं। सामाजिक स्तर पर जहां पर हम समानता को देखते हैं तो हमारी स्वतंत्रता को भी जैसे है प्रभावित कर रहे हैं। हमारी स्वतंत्रता है कि जो पारिवारिक रूप से सामाजिक रूप से परिवार में किसको कितना संपत्ति मिले, जब सारा परिवार मिलकर के संपत्ति अगर कमाता है तो उसका फैसला भी तो भाई परिवार करेगा किसको कैसे देना है, क्या करना है। एक परिवार हम अपने स्वजातीय से दूसरे अपने स्वजातीय में शादी ब्याह करना चाहते हैं अपने लड़के लड़की का, इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इन सब पर जो है वो अपना जो हमने इनको पावर दे दिया उसका पावर का उपयोग हम पर जो है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सब कर रहे हैं। तो जो समानता की बात है तो ये तो समानता शब्द से जो है या समानता के भाव को रखकर, और ये बंदर और बिल्ली का जो काम है कि बंदर बीच में बैठा रहता है और दो बिल्लियों को लड़ाता रहता है और दोनों को यही समझाता है कि तुम्हारी रोटी छोटा है उसका रोटी बड़ा है।
उसको भी यही समझाता है कि तुम्हारा रोटी छोटा है, उसका रोटी बड़ा है, तुम मुझसे लो, तुम असमान हो, तुम समान होने का प्रयास करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये जो बंदर और बिल्ली का जो खेल जो है, जो राजनीतिक में बैठे हुए हैं, इस कोटेशन का यही है कि राजनीतिक में बैठे हुए तो अपने अधिकार का जो है समान रूप से विस्तार नहीं करते हैं, उसको देना नहीं चाहते हैं, और बाकी जो है समानता और असमानता का बात कहते रहते हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी जी जी। बात को विराम दूंगा। बाकी और साथी जो हैं पवनजा उसको जी नेटवर्क में आ गए हैं? हाँ भाई साहब, हाँ। हाँ, बताइए ना। तो हमारा कहना यह है कि अक्सर हम ये देखते हैं कि राजनैतिक रूप से राजनेता से हम स्वतंत्रता चाहते हैं। हमको उम्मीद उन्हीं से रहती है कि वो हमें गुलाम, सरकार हमें गुलाम बना के रखती है, हमें स्वतंत्रता और समानता नहीं दे रही। ऐसी ही उम्मीद रहती है आम जन की, जो इस तरह से राजनीति से या सरकार से उम्मीद करते हैं। लगभग सभी लोग करते हैं। तो क्या कारण है ऐसा कि सरकारें नहीं दे रही हैं स्वतंत्रता और समानता? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लेना ही नहीं चाह रहे हैं सच्चे मन से? क्योंकि अगर हम 150 करोड़ लोग कुछ चाहते हैं और कोई न दे, तो ऐसा संभव नहीं लगता। तो जाहिर सी बात है कि हम सब लोग जो है शायद लेना ही नहीं चाहते। क्योंकि अगर जो चीज हम चाहते हैं, वो ऐसी कोई सरकार या सत्ता नहीं है जो हमको न दे दे। अगर हम राम मंदिर चाहते हैं तो हमको राम मंदिर मिल जाता है। अगर हम नदी पे पुल चाहते हैं तो हमको पुल मिल जाता है। अगर हम रोड चाहते हैं तो हमको रोड मिल जाता है। जो कुछ भी हम चाहते हैं वो हमको मिल जाता है। तो हमको स्वतंत्रता क्यों नहीं मिल रही है, समानता क्यों नहीं मिल रही है? तो कारण उसका यह है कि हम चाहते ही नहीं। हम लोगों को झूठ बोलने की और झूठ सुनने की आदत से उबरना पड़ेगा। हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि क्या हम स्वतंत्र होकर मतदान करते हैं। अगर हम प्रक्रिया में भाग ही नहीं ले रहे हैं स्वतंत्र होकर, तो हम स्वतंत्र उस प्रक्रिया से उपजे लोगों से कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमको पसंद कर सकते? बोलिए ना भाई साहब। हाँ, तो इस तरीके से जो है, अब हम कैसे हम स्वतंत्रता पूर्वक मतदान नहीं कर रहे हैं? हम कहाँ परतंत्र हो जाते हैं, कहाँ हम गुलाम हो जाते हैं? तो हमें देखना पड़ेगा अपनी तरफ कि हम कहाँ गुलाम हो जा रहे हैं। तो हम गुलाम हो जाते हैं, हम व्यक्तिवाद में फंस जाते हैं। हम जो है वोट देते समय इंसान के पीछे हो जाते हैं कि यह इंसान मेरा उद्धार कर देगा। हम मेरिट को नहीं चुनते। और जब हम मेरिट नहीं देखेंगे, हम जब यह नहीं देखेंगे, बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे लोगों को हमने देखा है, वो जब अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे तो वो जो है मोहल्ला क्लिनिक को भूल जाते हैं, 24 घंटा बिजली भूल जाते हैं, पानी की सुविधा भूल जाते हैं। वो कुछ और बातें करने लगते हैं, सरकार से उनको कुछ और उम्मीद जो उन्होंने नहीं कर पाए। और जब हम मोदी से उम्मीद करते हैं तो हम कुछ और बातों की उम्मीद करते हैं। हमें शायद एहसास ही नहीं होता कि हमको चाहिए क्या। हम उनकी अच्छाई बुराई करने लगते हैं कि वो अच्छे हैं कि बुरे हैं। मेरिट के आधार पे हम तुलना नहीं कर सकते। अगर हम मोदी से
योगी से यह उम्मीद करें कि हमको 24 घंटा बिजली मिले, हमको मोहल्ला क्लिनिक मिले, तो क्या हम मोदी के नहीं रह सकते हैं? हम भाजपा के नहीं रह सकते हैं? अगर हम 24 घंटा बिजली मांग लें, हम मोहल्ला क्लिनिक मांग लें, तो हम अरविंद केजरीवाल के हो जाएंगे? इस सोच से हम उबर ही नहीं पाते। हम मेरिट को ध्यान ही नहीं रखते। तो जब आप मेरिट को नहीं देख रहे हो, व्यक्ति को देख रहे हो, मोदी देख रहे हो, अरविंद देख रहे हो, तो आपको चीजें कैसे मिलेंगी? आपका ध्यान अगर फोकस सिर्फ इस बात पे रहेगा कि मुझको ये चीज चाहिए आपसे, आप कौन हो इससे मतलब नहीं है। सत्ता में जो है मुझसे जो है, जो सत्ता पाना चाहता है, उससे मुझे ये चीज चाहिए, मेरिट के आधार पे हम सत्ता देंगे। अगर हमको आप ये सुविधाएं दोगे तो हम आपको सत्ता देंगे। आप कौन हो, आप अरविंद हो कि मोदी हो, इससे मतलब नहीं है मेरा। लेकिन अक्सर ये अवधारणा बन जाती है कि हम 90% लोग मानसिक रूप से किसी न किसी राजनेता के गुलाम बन जाते हैं। हम भाजपाई बन जाते हैं, कांग्रेसी बन जाते हैं, आपी बन जाते हैं। हम मेरिट के आधार पे उनका चयन नहीं करते। जब हम खुद मेरिट के आधार पे उनका चयन नहीं कर रहे हैं, तो हम उनसे स्वतंत्रता की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो ये झूठ बोलना और झूठ सुनने की जो हमारी आदत है, इससे हमें मुक्ति पाना होगा। हमें मेरिट के आधार पे वोट करना होगा, परसेप्शन के आधार पे नहीं। तो जब हम परसेप्शन छोड़ेंगे, तब हम इस चीज को पा सकते हैं। धन्यवाद भाई साहब। बहुत धन्यवाद पवन जी। और कोई भाई अपनी बात रखे? बताएं भाई साहब। विपुल जी, आचार्य जी, ब्रजेश जी, नरेंद्र जी, कोई अपनी बात रखे? जी ज्ञानेंद्र जी, मैं बोलूं? ठीक, बोलिए। सभी साथियों के लिए नमस्ते, नमस्कार। अभी पवन जय जी ने अपनी विचारधारा प्रकट करी, बहुत अच्छे शब्दों में बताया। आर्थिक असमानता जो भारत में है हमारे, वो अब से नहीं, मतलब भारत को स्वतंत्र होने के बाद भी हमारे देश में ये समस्या बनी हुई है। आर्थिक असमानता मतलब आर्थिक दृष्टि से अपनी आर्थिक स्थिति को देखें, हम भारत की परिस्थितियों को देखें, तो इतनी मतलब असमानता है कि जो आदमी अ, अमीर है और एक आदमी गरीब है, तो अमीर गरीब की तुलना जो है वो आपस में की नहीं जा सकती। जिसके पास धन है और एक निर्धन है, तो इसको हम आर्थिक असमानता कहेंगे। मतलब दोनों की स्थिति को हमारे भारत में जो राजनेता हैं या सरकार है, वो इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता कि हमारे भारत में जो आर्थिक असमानता है, मतलब गरीबाई और अमीराई, मतलब गरीब व्यक्ति तो वो निर्धन बना हुआ है, और जो अमीर व्यक्ति है वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। लेकिन गरीब व्यक्ति की कोई भी, मतलब किसी को भी न चिंता है, न राजनेता को और न लोकतंत्र को, अर्थात सरकार को। तो इस तरह की हमारी जो आर्थिक असमानता अब से नहीं, करीब 75 76 77 77 साल से, जब से देश आजाद हुआ है, तब से और अब तक बनी हुई है। हालांकि हर तरह से विकास हो रहा है देश में, सरकार विकास कर रही है, चाहे वो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, विद्युत के क्षेत्र में, हर तरह से विकास कर रही है। नई नई टेक्नोलॉजी मतलब विकसित हो रही है। लेकिन जो आर्थिक असमानता हमारे भारत में समाज में बनी हुई है, उसकी देखरेख, उस पर ध्यान किसी भी राजनेता का
चाहे वो विधायक हो, MP हो, MLO हो, CM हो, प्रधानमंत्री हो, उधर ध्यान किसी का नहीं जा रहा। तो इस विषय पर जो है आज हम सबका विचार मंथन चल रहा है, और ये आर्थिक असमानता हमारे देश में कब समाप्त होगी, कब ये समस्या दूर होगी, ये तो समय ही बताएगा। बस इतना ही कहूंगा। ठीक बात। और कोई भाई अपनी बात रखे? अगर कोई प्रश्न भी हो तो हम लोग कर सकते हैं आपस में एक दूसरे से। चलो मैं कुछ कहता हूँ। जी भाई साहब। ये ऐसा है ज्ञानेंद्र जी, आर्थिक असमानता की बात भारत में ही नहीं उठती, पूरी दुनिया में उठती है। गाए बगाए पत्र पत्रिका अखबार समाचार सब जगह कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये दिखाया जाता रहता है कि कितना ऊंचा घर बना हुआ है, उसके दूसरी तरफ कहीं कोई आदमी झोपड़ी में रह रहा है। ये एक भावनात्मक मुद्दा भी है। आर्थिक असमानता उस आदमी के परिप्रेक्ष्य में मैं गलत मान सकता हूं जिसे उसका आर्थिक विकास करने से रोका जाए। मेरी कुल गुंजाइश है मजदूरी करने की, और मैं ये कल लोगों से बात कहूं कि दिल्ली से मुंबई हवाई जहाज की यात्रा बहुत महंगी है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। हाँ, अगर मुझे मजदूरी करने से रोका जाए और फिर मैं कहूं कि मैं भूखा हूं, ये तो अपील की बात है। इसका तो कहीं कोई न्याय होना चाहिए। फिर भी आर्थिक असमानता के कुछ दुष्प्रभाव हैं, कुछ ठीक किया जा सकता है। वे खोट व्यवस्था के हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और जस्ती है, कई ऐसे मौके आते हैं जब व्यवस्थाओं का दुष्प्रभाव सामने आता है। जैसा कि कल मेरा ही एक मामला था बिजली के बिल को लेकर के। चार चार बार चक्कर लगाया लेकिन हल कुछ नहीं है। वो आर्थिक असमानता का मामला नहीं है, वो व्यवस्था का मामला। व्यवस्था ऐसी चाक चौबंद है नहीं जो अपना काम समय पर पूरा करती हो। ये कुछ बात जुड़ते हैं, तंतु से जुड़ते हैं, यहाँ मुश्किलें पैदा होती हैं। लेकिन आर्थिक असमानता का जो प्रकोप है वो वही है जो मैंने अभी कहा, मैं जो समझता हूँ। और दूसरी बात, इस कोटेशन में राजनीतिक मुद्दे को लेकर के कही गई है। राजनीतिक अधिकारों का सामाजिक विकेंद्रीकरण की भारत में कोई बात नहीं होती। सरकार किस प्रकार बनेगी उसके दो तीन गिने चुने आधार हैं। धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा वगैरह ये बहुत बाद की बात है, बहुत कम असर है उसका। है थोड़ा बहुत है, लेकिन लगभग 90% में ये दो मामले हैं जिनके आधार पर प्राय भारत में केंद्र और राज्य की हर एक सरकार बनती है। जब ऐसी जकड़न है तो फिर रास्ता क्या बनेगा? एक बार मैं मुनि जी के पास बैठा हुआ था, चर्चा चल रही थी। बात ये आई कि मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, वो आर्थिक मजबूत होने के बाद नेता बनी या नेता बनने के बाद आर्थिक रूप से भी मजबूत हो गई? जो प्रश्न हो रहा था उसका कोई इस उत्तर की कोई काट नहीं थी। असल बात यह है कि राजनीतिक अधिकारों का दुरुपयोग अधिकांश लोग करते हैं, और हमारे यहाँ जो नेताओं की फौज खड़ी है, हर आदमी नेता बनना चाहता है। उसका कारण यही है कि राजनीति में जाने के बाद शक्ति मिलती है, प्रभाव मिलता है, और उस प्रभाव के द्वारा हम अपना आर्थिक हित भी साध लेते हैं, और जो भी कुछ करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। बड़ा सरल सा रास्ता बन जाता है। एक बार पैर हल्का सा राजनीतिक गलियारों में जम जाए, बस गली मोहल्ले का नेता भी 5-7 साल में एक बड़ी सी कार खरीद लेता है। और जो आदमी खूब परिश्रम करता है
उसे एक मोटरसाइकिल खरीदनी है, उसे अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह की आर्थिक असमानता का जब हम परिस्थिति देखते हैं, तब अनेक लोग बागी भी हो जाते हैं। कई जगह ऐसी भी परिस्थितियां समाज में सामने आई हैं कि इन कारणों से आदमी लुटेरा बन जाता है, डकैत बन जाता है। भाई वो तो नेता है, इस तरह का मजा ले रहा है, और हमारे पास कुछ भी नहीं, हम परिश्रम करते हैं तब भी हमें कुछ नहीं मिलता। ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन मैं इसे व्यवस्था का ही दोष मानता हूँ। और वो दोष राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर ज्यादा है, क्योंकि वहाँ ताकत ज्यादा है। भारत की प्रशासनिक स्थिति भी देखी जाए तो वो भी इतनी ज्यादा खराब है। अगर किसी गांव में किसी का कोई लड़का कोई प्रशासनिक अधिकारी बन गया है, वो प्रशासनिक अधिकारी भले ही मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, और उत्तराखंड में कहीं भी है, उसका पैतृक स्थान अगर उत्तर प्रदेश में है, तो वो गांव की पार्टीबाजी में पूरी भूमिका निभाता ही निभाता है, और अपना ये प्रभाव दिखाता है एसपी डीएम से कह करके, कि उसका परिवार वाला ज्यादा दिखाता है। ये सब जो दोष हैं, ये व्यवस्था के परिणाम है। और जहां से भी इन सब बातों की चर्चा शुरू करी जाती है, कुछ ना कुछ टिक जाता है व्यवस्था के ढांचे पर आकर। जो उसकी बुनियाद है, जो भी कुछ आड़ा तिरछा मामला है, वो व्यवस्था उसका आधार बन जाती है। हमारी चर्चाएं प्राय कहीं से भी शुरू हो, वे राजनीतिक उठापटक के जो बना हुआ है, जो घेरा बना हुआ है, उसी में आकर के उलझ जाती हैं। और उलझती भी इसलिए ही है कि ये निष्कर्ष करीब करीब हम सभी लोगों का हो गया है कि भारत में जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याएं हैं, वो राजनीतिक व्यवस्था की देन है। नेताओं से अपेक्षा करना इसलिए हो गया है जरूरी कि जब नेता दावा ही करने के लिए खड़े। पवनजा जी अभी कुछ देर पहले कह रहे थे, हम नेताओं से वो अपेक्षा करते हैं जिसका वो, जो उन्होंने अपना करेक्टर बना लिया, जैसे मैंने उनकी बात समझी। बात यह है कि कोई भी नेता, अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए तो वो तो लोक स्वराज्य देने के लिए आए थे। उनसे तो यहाँ तक बात पूछी गई कि आप हमें केवल इतना बता दीजिए, जब उन्होंने कहा कि बिजली हम फ्री में दे रहे हैं, पानी हम फ्री में दे रहे हैं, ऐसा फ्री में कर रहे हैं, वैसा फ्री में कर रहे हैं, वो बात, उन्होंने कहा सब आपकी बात ठीक है। एक बात का जवाब उनसे पूछा गया, कई लोगों ने पूछा, वो ये था कि आप ये बात कह करके आए हैं कि जनता का प्रतिनिधि स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर पार्टी का प्रोटोकॉल इस प्रकार ना लगे कि उसे कोई स्वतंत्र निर्णय करने की जगह ही ना हो, रास्ता ही ना बचे। क्या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो आज आपकी पार्टी के नेता हैं, वे कोई स्वतंत्र निर्णय करने के लिए भी उन्हें जगह होगी या नहीं होगी? वहां अरविंद केजरीवाल भी, ऐसा बताया जाता है कि चुप पाए गए। क्या उम्मीद करें ऐसे नेता से? आप जो मुद्दा लेकर के राजनीति में आए हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कह करके आए हैं, अगर आप उस कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं तो आपको गाली जनता देगी ही देगी। मोदी हिंदूवाद को लेकर के सबसे मजबूत नेता बना है, अगर वो हिंदूवाद की शर्त पूरी नहीं करेगा तो गाली खाएगा जनता की। यह ऐसी ही बात होती है। लेकिन मेरा कहना यह है कि चुनौती नेताओं के सामने ये होनी चाहिए कि आप इस प्रकार का दावा कर कैसे सकते हैं जिसे आप पूरा नहीं करते, और पूरा नहीं कर रहे हैं तो भारत की संवैधानिक व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं है कि उन लोगों को राजनीतिक जो हमारे पगडंडी है, जो रास्ता है, उससे वो उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया जाए, फिर वो कभी उस पर आएंगे ही नहीं। क्योंकि आजमा के तो देख लिया एक बार, आपको, आपने जो वादा किया पूरा नहीं किया। पूरा इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें सरकार बने रहना है, और उस सरकार बने रहने की तिकड़म करनी है, व्यवस्था करनी ही नहीं है। और बात फिर वहीं आकर के टिक जाती है, जो भी समस्याएं हैं वो करीब करीब व्यवस्था की देन। व्यवस्था का ये ढांचा बना रहेगा। भारत के संविधान में जैसा मैंने पढ़ा और जो कुछ मैंने समझा, उसमें मैंने ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से पाई है, संविधान समाज बनाता है। और भारत का संविधान कहीं भी ऐसी
किसी अनुच्छेद में ऐसी कोई बात लिखी नहीं गई है कि भारत का संविधान जनता के प्रति कोई किसी सरकार की जवाबदेही तय करता हो। अगर ऐसा नहीं किया तो वादा करने वाले सरकार को ये सजा मिल जाएगी या उसे पद से महरूम कर दिया जाएगा। भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में ऐसा कोई विवरण नहीं। तो क्या है का संविधान? क्या ये बात रह गई? क्यों इसके सामने चुनौती ना खड़ी करी जाए? ये सारी बात मुझे इस सारी चर्चा को सुन कर कोटेशन पढ़ के समझ में आई थी। मैंने कही है, आगे आप देखिए। धन्यवाद नवीन जी भाई साहब, विषय को आपने बहुत क्लियर कर दिया। और कोई भाई अपनी बात कहना चाहते हैं, किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो चर्चा कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ विपुल जी बताएं। सबको मेरा नमस्कार जी नमस्कार। विषय है, उसमें एक बात ये है कि कोई व्यक्ति सच्चा है, कोई व्यक्ति ईमानदार है, इससे हम जानेंगे कैसे? कोई व्यक्ति प्रतिभावान है, चरित्रवान है, हम जानेंगे कैसे? हर कोई व्यक्ति जब सत्ता से बाहर रहता है या जब राजनीति में नया नया आता है तो हर कोई अपने आप को कोई ईमानदार बोलता है और कहता है कि जब जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब सत्ता आता है तो फिर वो उसी कीचड़ में उठता है। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन नेता कैसा है? हमारी मजबूरी ये भी तो है कि हमें तो व्यवस्था का हिस्सा बना रहना है, हमें तो अपना वोट देना है। लेकिन बात यह है कि हम भरोसा किस पे करें, हम भरोसा कैसे करें, उसके मापदंड क्या हैं? सारी पार्टियां एक ही तरह की हैं। हम व्यवस्था को अचानक या रातों रात बदल नहीं सकते। तो समस्या ये आती है कि हम उसका चुनाव कैसे करें। दूसरी बात, हर व्यक्ति जो होता है उसकी एक प्राथमिकता होती है। जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ, मैं जब भी वोट देता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि हिंदुओं के लिए लोग काम करें। भले रोजगार मिले ना मिले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। भले गरीबी हो, शिक्षा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि हिंदुओं का प्रभुत्व यहाँ स्थापित हो। हम इसीलिए हम भाजपा को हम वोट देते हैं। लेकिन अब देखिए, जिस बीजेपी को हमने 2014 में वोट दिया था वो अब क्या कहती है? गो रक्षक गुंडे हैं। वो अब बोलती है कि देश को दिवाले की आवश्यकता नहीं है, देश को शौचालय की आवश्यकता है। जिस आदमी ने सचर कमेटी लागू कर दी, जिस व्यक्ति ने जो वक्फ एक्ट है उस पर वो नोटंकी कर रहा है, वो किसी भी मुद्दे पे वो कुछ नहीं कर पाया। घुसपैठ के मामले पे बोलता है कि हम सबको निकालेंगे, और बांग्लादेश में शेख हसीना को जाकर बोलता है कि घुसपैठ का मामला हम हमारे आपके बीच में है ही नहीं। तो फिर इससे होता है दुख। तो बात यह है कि जिस मोदी को हमने वोट दिया वो बेवफा निकल गया। तो भाई कौन बेवफा है और कौन वफादार है, हम इसका निर्णय कैसे करें? जब सत्ता में आते हैं तो हर कोई नहीं चलता है। तो पहले ये जानना पड़ेगा कि इसका उपाय क्या है। और मेरे समझ से इसका तो कोई उपाय है नहीं कि कौन आदमी भीतर से कैसा है ये जानना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद। ठीक बात भाई साहब, मुद्दा समानता का था, राजनीति की तरफ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। एक उदाहरण है, रामवीर जी से मेरी कई बार चर्चा हुई इस बात पर, उन्होंने कई जगह ये बात कही है
वो तो नाम भी बताते हैं। तिब्बत में एक प्रयास किया गया पुराने समय में। वहां का कोई राजा था, उसने कहा कि जो भी देश की संपत्ति है उसे लोगों में बराबर वितरित किया जाए। ये आर्थिक असमानता अच्छी बात नहीं है, इससे लोगों को समान अवसर नहीं मिलते। उसका ऐसा कुछ दृष्टिकोण था। वो देखता है कि थोड़े समय बाद फिर वैसी दशा बननी शुरू हो जाती है जैसी का उन्मूलन के लिए उसने प्रयास किया था। उसने दोबारा ये प्रयास फिर किया, दोबारा से फिर यही दशा सामने आई। थोड़े समय बाद फिर ऊंचा नीचा हो जाता है मामला, किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास कम। उस राजा को यह बात समझ में नहीं आई और फिर वो मानसिक रोगी होकर के मरा, ऐसा बताया जाता है। आर्थिक असमानता जैसा मामला गलत तो है, लेकिन व्यक्ति का जो प्रयास है, मेरी जो गुंजाइश है, मैं क्या हूं, मैं मजदूर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं कोई व्यापारी हूं, उसी मुताबिक जो मेरी मानसिकता, जो मेरा क्षमता है, उसी मुताबिक मेरे पास दौलत होगी। आर्थिक असमानता का ये कोई प्रकार नहीं है कि संपत्ति बराबर हो। ये अनर्गल बात है मेरे विचार से। अगर इसका कोई सार्थक दृष्टिकोण है तो वो इतना हो सकता है कि व्यक्ति को उसके जीवनचर्या चलाने के लिए एक अनुकूल परिस्थिति बन जाए, जैसे जैसी उसकी बौद्धिक और शारीरिक क्षमता है, वैसा मजदूर का है तो मजदूर के मुताबिक हो जाए, और अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर के मुताबिक हो जाए। ये तो कुछ मानी जा सकती है। बाकी क्या है, ये बड़ा उलझा हुआ और पेचीदा मामला लगता है। कभी समानता के मामले पर निष्कर्ष तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम मुझे हमेशा लगा। धन्यवाद। ठीक बात। और कोई बात भाई साहब? हाँ नरेंद्र भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ जी। कि हमें, मेरी पहली बात तो मेरा ये सुझाव था कि हमें मेरिट के आधार पे वोट करना चाहिए। हाँ हमें बिल्कुल। व्यक्ति विशेष पे नहीं जाना चाहिए, कौन अच्छा है कौन बुरा है। अच्छे बुरे सभी होते हैं, सब अच्छे नहीं हो सकते हैं। आप मूलतः और लोकतांत्रिक बात कह रहे हैं। सब पूरी तरीके से बुरे नहीं हो सकते हैं। हम्म। तो हमें मेरिट के हिसाब से लोगों को चुनना चाहिए। और हम चुनते हैं व्यक्तिवाद में फंस के, तो हम आप एक तरीके से उस व्यक्ति के गुलाम हो जाते हैं। उसकी अच्छी बुरी हर बात को हम सही साबित करने की कोशिश करते हैं। कोशिश में लग जाते यह हैं। यह गुलामी ठीक नहीं है। इस गुलामी को हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमने ये कहा कि 140 करोड़ लोग जो चाहेंगे सत्ता से वो पा सकते हैं। अगर हम मोदी से हिंदूवाद पे वोट देते हैं मोदी को, तो हम उनसे यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार खत्म कर दें। ठीक बात। हम उनसे कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि वो नौकरियां ज्यादा सरकारी दे दें। हम उनसे कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह विदेशी दबाव में कोई जहाज महंगा ना खरीदें, सस्ता खरीदें। हम इस मुद्दे पर उनको वोट ही नहीं किए हैं। हमने हिंदूवाद पे वोट किया है तो वो हमको हिंदूवाद दे रहे हैं। हमने यह वोट किया है कि टीवी में हमेशा हिंदुओं के पक्ष में बोला जाए, तो टीवी हमेशा हिंदुओं के पक्ष में बोल रही है। जो चीज हमने मांगा मोदी से, वो चीज मोदी हमको दे रहा है। हम्म। उसमें मोदी की क्या गलती है? भाई हाँ, साहब, दोनों ही बात। एक बात ये खड़ी होती है कि आखिर देश में 140 करोड़ लोग हैं, तो मुझे नहीं, लगता है अगर सभी लोगों से बात की जाए तो 141 प्राथमिकताएं निकलेंगी। 141 करोड़ प्राथमिकताएं निकलेंगी, मतलब 1 करोड़ प्राथमिकता अलग से निकल जाएगी। बिल्कुल। हर व्यक्ति की अपनी प्राथमिकता अलग है, और वो अपने सेट पैमाने के आधार पे सरकार से चाहता है। हम्म। उदाहरण के तौर पे, जो बेरोजगार है वो कहता है हमको सरकारी नौकरी मिल जाए। जो करेक्ट। घर का बड़ा बुजुर्ग है वो चाहता है कि हमको जो है क्या कहते हैं, सीनियर सिटीजन का लाभ मिल जाए। जो सरकारी नौकरी वाला है वो चाहता है कि हमारी तनख्वाह बढ़ जाए। तो जो आप मेरिट पे कह रहे हैं, वो सोच तो किसी के बराबर हो ही नहीं सकती। तो मेरिट का आधार कैसे तय होगा? ये कैसे तय होगा कि जिस स्वतंत्रता की बात हम कर रहे हैं, वह स्वतंत्रता सबको चाहिए।
क्योंकि वो तो स्वतंत्रता शब्द आते ही तमाम तरह की बातें उलझा दी जाती हैं। आपके सामने आ जाएगा कि आपने महिलाओं का शोषण किया है, आपके सामने आ जाएगा कि आपने वर्षों तक शूद्रों के नाम पर शोषण किया हुआ है एक समाज का। तो मेरिट तो बन ही नहीं पा रही है। मांग कैसे खड़ी होगी कि देश में हमारे यहाँ हमें पहले स्वतंत्रता दीजिए भाई, हमारी सुरक्षा और न्याय की व्यवस्था पहले ठीक से देखिए। ये मेरिट बन ही नहीं पा रही, यही तो दिक्कत की बात है। बिल्कुल करेक्ट बात है कि मेरिट की तरफ लोग सोच नहीं पा रहे हैं। अपने मेरिट को अलग अलग दिशाओं में ले जा रहे हैं, अपनी अपनी इच्छाओं को अपना आधार मान ले रहे हैं। ठीक बात है। अगर ये भी इंसान सोच ले कि जो सरकार हमको फायदा पहुंचाएगी हम उसी सरकार को वोट करेंगे, तो ये भी एक तरीका है। आदमी खुद देखे कि इस सरकार से हमको क्या बेनिफिट हुआ है। मुझे अगर उस लगता है भाई, सरकार से उसको बेनिफिट हुआ हो और वह देश हित में हो तो वो वोट करे उसको। ठीक ये भाई, भी एक अच्छा तरीका है, जो अगर परसेप्शन से हटकर आदमी अपना निजी लाभ भी देख ले जाए। ठीक भाई, ठीक भाई। और किसी भाई का कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो अपनी बात रखें। मुनि जी की 20-25 मिनट भैया की जी बात प्रश्न। हाँ, पवन मदन जी बताएं। हाँ, भारत में आपकी आवाज भाई साहब बिल्कुल एकदम ठीक नहीं आ रही है। मदन जी आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। और कोई भाई अपनी बात कहे। किसी की कोई बात हो, प्रश्न हो तो रखे, अन्यथा मीटिंग समाप्त करेंगे। नेटवर्क की वजह से थोड़ी आवाज। हाँ हाँ जी। बताइए, आप अपना प्रश्न रखिए। भारत में आर्थिक असमानता जो बनी हुई है, मतलब इसका बिल्कुल समाधान किस क्लियर तरह नहीं से हो हो रहा मदन पाएगा, जी भाई मतलब साहब। ये प्रश्न है। आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। मदन जी आपकी आवाज अभी भी नहीं आई। आप नेटवर्क में रहकर प्रश्न करते तो ज्यादा अच्छा था। चलिए, कोई बात नहीं। आज बैदराज जी कुछ नहीं बोले। अब आवाज मैं ज्यादा समझ नहीं पा रहा था, समझने की कोशिश कर रहा हूँ बस। नहीं, ठीक बात है। समानता पे मुझे लगा कि 1-2 दिन और बात की जानी चाहिए। तो अच्छा, मुनि जी होते तो कुछ और आधार मिलता, आओ। हम लोगों की सोच समझ का, उनका 70 सालों का अनुसंधान हम लोगों के काम आता। ठीक। हाँ, वह राजनीतिक शक्ति की असमानता कैसी होती है ये मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। जी किस जी। प्रकार की होती है। नहीं, ठीक बात, ठीक बात। तो हम लोग आज की मीटिंग समाप्त करें भाई साहब। हाँ यार ठीक है, करिए। एक बात कहना चाहूंगा। हाँ, विजय जी बताइए। आर्थिक असमानता जो है यह लोकतंत्र का मूल लक्षण है। जब तक आप लोग स्वराज्य में नहीं जाएंगे, आर्थिक असमानता बनी ही रहेगी और इसे रोका नहीं जा सकता। मशीनों से किया गया उत्पादन और सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो आर्थिक असमानता को बढ़ाता ही है। 16th सेंचुरी में जब ब्रिटिशियर्स आए थे, जब उन्होंने कंपनी लगाई, तो वहां पर कंपनी का जो सिस्टम था वो इस तरह से था कि 400 लोगों ने मिल करके कंपनी खोली। तो 400 लोगों ने मिलकर कंपनी खोली तो सबकी सहभागिता होती थी, सबका हिस्सा बराबर होता था, जो लाभ बढ़ता था सबका बढ़ता था, उसे कहते थे कंपनी। उसके बाद जब ऐसा सिस्टम आ गया कि कंपनी का कोई एक मालिक मालिक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर लाभ होगा तो वो सारा लाभ ले जाएगा। जो वहां काम करने वाले एम्प्लॉई हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, ऐसा नहीं है कि कंपनी अगर 5 करोड़ रुपए का फायदा उठाती है तो आपकी सैलरी वो 25,000 से उस महीने बढ़ा करके 50,000 कर देगी। आपका जो वेतन है वो फिक्स है।
लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर लॉस होता है तो सारा लॉस भी वही सहता है, यानी कि जो रिस्क उठाता है बेनिफिट लेता है तो वो पूरा लेता है, और लॉस होता है तो पूरा लॉस भी उसी का होता है। तो जब कंपनी लगी थी तो वो सहभागिता के आधार पर लगी थी। धीरे धीरे इसका प्रारूप बदल गया और ये मोनोपोली बन गई। तो मोनोपोली अब दुनिया में देखते हैं तो कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जब बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी तो छोटे छोटे व्यापार, छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद होने लग जाएंगे, मास प्रोडक्शन होगा, मशीनीकरण होगा। तो जाहिर सी बात है कि उसके कंपैरिजन में और कोई टिक नहीं पाएगा, या फिर अगर वो माल प्रोडक्शन कर भी दे तो भी वो उतना सस्ता नहीं बेच पाएगा। तो ऐसे में छोटी छोटी इकाइयां जो है खत्म होना शुरू हो जाती हैं। तो ये लोकतंत्र का मूल लक्षण है। और भारत में जब कंपनी सिस्टम आया है तो कंपनी सिस्टम में, मशीनीकरण में आर्थिक असमानता बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। इसमें इसका कोई तरीका नहीं है। जब तक कि हम पावर और राइट्स दोनों को डिसेंट्रलाइज न करें। अगर हमें आर्थिक असमानता कम करनी है तो उसके लिए हमें मशीनीकरण कम करना पड़ेगा। और राजनीतिक असमानता को कम करना है तो जो हमारा जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको इम्प्लीमेंट कर दे। थर्ड गवर्नमेंट को अगर सीधे सीधे पावर दे दी जाए तो ये समस्या भी सुलझ जाएगी। तो ये लोकतंत्र के ही दोनों लक्षण मुझे दिखाई देते हैं कि जब तक लोकतंत्र है तब तक यह समस्या नहीं सुलझ सकती है। जी धन्यवाद। देखिए, अच्छा ये ज्ञानेंद्र भाई, ये जो आर्थिक ये जो बात है असमानता पर ये जो बात है अभी ब्रजेश जी ने कही, जी। ये बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है। लोकतंत्र ही नहीं, ऐसी किसी शासन की विधा हो जिसमें जिस व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक असमानता ना हो। संभव ही नहीं। बात लोग मानते हैं क्रय शक्ति 10 आदमी है, 10 के 10 आदमी की क्रय शक्ति बराबर नहीं हो सकती, और इस क्रय शक्ति का कम और ज्यादा होने को ही लोग आर्थिक असमानता मानते हैं। ये बात दूसरी तरफ चली जाएगी। ठीक है। अब अगर यही माना जाएगा तो फिर उसका रास्ता क्या बनेगा? और मैं तो ये पूरी तरह समझता हूं कि स्वीकार है कि 10 आदमी है अगर मान लिया कुल समाज में, तो 10 के 10 की क्रय शक्ति अलग अलग होगी ही। इसे कोई बराबर नहीं कर सकता। मालदार कौन है और गरीब कौन है, ये इतना आसान काम है कि कैसे तय कर दिया जाए? अंबानी की तुलना में देश के बाकी तमाम लोग गरीब हैं। नहीं, आर्थिक असमानता पे भाई साहब जो एक उदाहरण युगांडा का आता है। हाँ, ईदी अमीन ने सारे भारतीयों को कहा कि आप अपने कपड़े जो शरीर पे है उसके अलावा और कुछ नहीं ले जा सकते। आप अगर कुछ भी ले जा रहे हैं तो उसका मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा, वो भी अपने परिवार के सदस्य के रूप में। और हाँ, सबको भगा दिया। जो भारतीय भग करके कनाडा और उधर मतलब अमेरिका और पोलैंड की तरफ गए, हाँ। वो सारे फिर से अमीर हो गए और युगांडा की हालत फिर से गरीब हो गई, जबकि वह सारी संपत्ति उन लोगों ने लूट वो के रख लिया। तो तो ये तो उदाहरण तो लोगों की तमाम है। लोगों की अपनी कैपेसिटी का सवाल हो गया ना, जिसकी बात मैं कह रहा था। भाई हाँ, जिसकी कैपेसिटी है वो आगे जाएगा। योग्यता और क्षमता के आधार पर व्यक्ति आगे बढ़। हाँ, हाँ। ठीक, पवनजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आर्थिक असमानता पे मैं कुछ बोल लूं। मैंने तो स्वतंत्रता पे बात किया था तो बिल्कुल बिल्कुल, एक कहिए बिंदु रह गया था। कहिए ना। भारत में आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता की एक स्थिति और भी है इन सब स्थितियों के अलावा। जैसे हमारे दलित समाज के लोग, जो प्राचीन व्यवस्था थी, जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे, जब उन पे दूसरे राजा कब्जा कर लेते थे तो वो लोग जाति समेत समाज को छोड़ देते थे या भगा दिए जाते थे समाज से। चाहे लोधी हो, पासी हो, राजभर हो, जो जातियां अपने यहाँ हैं, बहुत पुरातन में चमार जाति, तो इन जातियों को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था, क्योंकि इनके राज महल छीन लिए गए थे। और सत्ता को हमेशा डर बना रहता था कि अगर ये फिर से समाज में आ गए तो फिर से छीन लेंगे ये राज सत्ता को। तो समाज से बाहर हो जाने के बाद यह स्थिति बनी ही रह गई। 1947 को देश आजाद हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि 16 अगस्त को इन दलितों को
इनके राजमहल वापस मिल गए। अमेठी राजमहल जो संजय सिंह रहते हैं जिसमें, उसके पुख्ता प्रमाण हैं कि वो राजभरों के हैं। लखनऊ पासियों का किला है, महल है, लेकिन वह चीजें वापस नहीं की जा सकती थी क्योंकि सामाजिक विद्रोह की स्थिति आ जाती और देश चलाना था। तो एक नया सिस्टम दिया गया कि इन जातियों को आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में, जिससे ये धीरे धीरे अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार ले आएंगे। हमारे यहाँ कोई आदमी सिर्फ जन्म के आधार से ही ऊंच हो जाता है और जन्म के आधार से ही नीच हो जाता है। उसने कोई योग्यता और उसके किसी भी कार्य को देखने की जरूरत नहीं है। एक आदमी ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया तो वह सर्वश्रेष्ठ हो गया। ठीक है। अगर एक दूसरा आदमी ठाकुर के घर में पैदा हो गया तो वह ब्राह्मण से नीचे हो गया। उसकी योग्यता और क्षमता देखने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से क्रमवार जातियों में आप चले जाएंगे तो सब लोग अपने हिसाब से ऊंच और नीच की व्यवस्था को बनाए रखे हुए हैं। और इस व्यवस्था हमारे देश में ऐसा नहीं, इसे नकारा नहीं जा सकता है। अगर हम किसी भी उच्च आदर्श स्थिति की बात करते हैं और हम दलितों को जो सबसे निम्नतम श्रेणी में हैं, अगर उनको ध्यान न रखें और उनके उत्थान के लिए न सोचें तो सच में यह है कि हम इंसान होने लायक नहीं हैं। हम अपने आप को इंसान नहीं कह सकते अगर हम दलितों के बारे में न सोचें। वह हमारे भाई हैं, उनके राजमाल छीन लिए गए, हमारे राम मंदिर हमको मिल गया। हमारे अंदर कितनी खुशी है इस बात की कोई सीमा नहीं है। लेकिन वो अपने राजमहलों को मांग भी नहीं सकते, उनके कानूनी राइट्स भी खत्म कर दिए गए। उनको समाज में सबसे छोटा बना दिया गया है, नीच बना दिया गया है। सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति जो है उनकी खत्म हो गई। उसको पाने के लिए उनको आरक्षण मिले, उनका सामाजिक सरोकार बढ़े। हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वह दलितों से प्रेमपूर्ण और सम्मानपूर्ण व्यवहार करें। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक भाई साहब। आर्थिक असमानता वाला मुद्दा भाई साहब छूट गया आपका। ये तो सामाजिक असमानता पर आपने बात की, वास्तव में हाँ बड़ी हाँ हाँ चिंता का हाँ, विषय है। आर्थिक असमानता ये है कि जब उनका राजमहल उनको नहीं मिला है तो आरक्षण के द्वारा जो सरकारी नौकरियां उनको मिल रही हैं उसका कतई कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए, जिसकी उनकी आर्थिक स्थितियां धीरे धीरे सही होंगी। नहीं, ठीक बात है, लेकिन आर्थिक स्थिति के लिए आरक्षण दिया भी नहीं जाता। श्रीकांत जी भाई साहब हैं, वो अभी आपको बताएंगे कि आर्थिक स्थिति विकसित करने के लिए आरक्षण नहीं है, आरक्षण हाँ सही बात सिर्फ है, मिलने के लिए है। लेकिन यह है कि उससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ठीक बात है। समुदाय के एक परिवार भाई का। साहब देखिए, लेकिन मैं एक चीज का ये करता हूँ आप लोग, जी मैं ये करता हूँ कि ये आप जात तो वाली जो बात बता रहे हैं आप लोग ना, वो केवल यही भारत में नहीं है, पूरी दुनिया भर में है। पूरा राजा का एगो अलगे पैदे होता है, अलगे खानदाने होगा। ओकरा वो राजा को अपना ब्याह करने का पावर नहीं है इंग्लैंड में, वो भी पार्लियामेंट के पास ही पावर है। तो मतलब वो कुल उसका देखा जाता है। आज ही मैं भूटान को पढ़ रहा था, तिब्बत भूटान नेक, चिकन नेक वगैरह में पढ़ रहा था। तो राजा से ही राजा पैदा होता रहा है, मैंने बहुत दिन से राजा एगो अलगे पैदे होता है, वो अलग से पैदा होता है। कुल खानदान राजा का देखने का, सॉरी कर लेता हूँ, आप लोग किसी को बुरा लग सकता है, मेरा मकसद ये नहीं है। राजा का कुल खानदान देखने की जो प्रथा है ना, वो केवल नेशनल नहीं है, ये राष्ट्रीय या प्रोविंशियल किसी राज्य का मामला नहीं है, ये इंटरनेशनल मामला है। पूरी दुनिया भर में नस्ल देखा जाता है। जैसे खास करके जर्मन वर्मन, ये हिटलर उटलर का क्या प्रॉब्लम है, ठीक बात। नस्ल का ही बात था कि ये इसका नस्ल यहूदियों का है, ये दबाएगा मेरे को रहेगा, तो या ये मेरे को दबाते रहा है। ये सब इंटरनेशनल है।
असमानता पर क्या चर्चा करना है? समान नहीं किया जा सकता किसी भी चीज को। सांचा में ईटा बनाता है सात, तो वो तो 3 गो खाना में जाता है, एगो एगो बेस्ट में जाता है, एगो कम पका हुआ में जाता है, आ एगो झावा हो जाता है जिसको नींव में जोड़ाई करने के लिए देता है सब। तो इस तरह समानता बड़ा मुश्किल का काम है। तो असमानता रहेगा ही, आप लोग चाहे जितना बहस कर लीजिए। ठीक बात। और किसी भाई को कुछ कहना है इस विषय पर? ज्ञानेंद्र जी, मैं एक लाइन कहना चाहूंगा। जी। देखिए, हम असमानता को तो कभी खत्म कर नहीं सकते, असंभव कार्य है, रहेगी ही रहेगी। गुण कर्म स्वभाव योग्यता क्षमता सब भिन्न भिन्न अवश्य है। हम जो कह रहे हैं वहां आर्थिक असमानता को समाप्त करने की बात नहीं है, कम करने की बात है। दूरी बढ़ती न चली जाए, संतुलित रहे। सारा आरक्षण उठा करके बुद्धिजीवियों को देना यह श्रमजीवियों के साथ शोषण है, और यह उनके साथ अमानवीय कृत्य है। अर्थात 84% लोगों को छोड़ करके, उनसे टैक्स लेकर के, और उसी समुदाय के 1% लोगों को आरक्षण देना, तो बाकी 84% लोगों का यह शोषण होता है। तो बुद्धिजीवियों को देना और श्रमजीवियों को शोषण करना। आज जो स्थिति है देश में, बुद्धिजीवी बढ़ रहा है, अगर वो 10% की दर से बढ़ रहा है तो श्रमजीवी 2% की दर से बढ़ रहा है। हम कहते हैं ये डिफरेंस कम हो जाए। बुद्धिजीवियों को जितना सम्मान, जितना पैसा मिल रहा है, अगर उसका थोड़ा भी जो है हम श्रमजीवियों पर विचार करें, श्रमजीवियों को आगे बढ़ाए, आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है। समाप्त तो कभी नहीं किया सकता है। भारत में कम होने की जगह बढ़ रही है, ये हम लोग कह सकते हैं। जी धन्यवाद। अच्छा देखिए, अभी 6 महीना पुराना सिर्फ ये डाटा है, मैं आपके श्रीकांत सामने साहब, एक सामने रख सवाल रहा है हूँ। आपसे। श्रीकांत साहब, एक सवाल है आपसे कि ठीक है, कर जो लीजिएगा। अभी आपने 6 महीना बात। कर लीजिएगा। हेलो। 6 महीना पुराना यह डाटा है, आपके सामने रख रहा हूँ। बिहार में अभी जनगणना हुआ है, वो जाति का गणना हुआ है, जिसमें अनुसूचित जाति के 4% बच्चे ही केवल 12वीं कर रहे हैं, और ओबीसी के 7% बच्चे 12वीं कर रहे हैं। तो ये है, आप लोग इतना, ये सामाजिक मामला है, सही में बोल रहे थे वो। ये सामाजिक संविधान में जो प्रोविजन इसका किया है, सामाजिक आरक्षण सामाजिक मामला है। हाँ, पवंजा साहब बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो आपने बताई नस्ल की बात, ठीक है, हमें शादी विवाह में अपने नस्लों की तरफ जागरूक होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। हम बहुत जेनेटिक रूप से बहुत काफी जागरूक भी हैं, हम करते भी हैं। लेकिन जो राजनैतिक न्याय किया गया दलितों के साथ, कि उनके महल को ना वापस करके, क्योंकि वह स्थितियां काफी विद्रोहपूर्ण थी, उनको नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर सामाजिक और आर्थिक दोनों स्थितियों में सुधार किया गया। क्या यह राजनैतिक न्याय आपको न्यायपूर्ण नहीं लगता है? देखिए, मैं तो बहुत सारी पुस्तकें पढ़ा हूँ। ये जो डाटा आप बोल रहे हैं कि उनको उनका बिल्डिंग नहीं दिया गया, उसके बदले में आरक्षण दे दिया गया, इस प्रकार का कहीं हमको डाटा नहीं मिला, पहली बात। और जो दूसरी बात इसमें ये है, ये आर्थिक मामला है ही नहीं, आरक्षण का मामला 1 पैसा भी आर्थिक नहीं है। ये सामाजिक मामला है, पावर देने का बात है इसमें। इसमें किसी आदमी को नौकरी देकर के मजबूत कर देने का बात नहीं है भाई साहब। ये आरक्षण पावर प्रतिभूति देने भी की। नहीं है। आरक्षण कोई हाँ, प्रतिभूति भी नहीं है कि हाँ ये ले लिया गया, उसके बदले ये दिया गया। ना ना, ये पावर की बात है, डिग्निटी की बात है कि वो गवर्नमेंट में जाएगा, सेक्रेटरी बनेगा। अगर अगर आपने, श्रीकांत साहब, आपने किताबों में नहीं पढ़ा है, तो बोलिए, मैं पढ़ा आपको दीजिए। लखनऊ और उसके आस पास के चीजों के जो उदाहरण हैं, हाँ, जैसे हमारा बताइए। बहराइच जो है, वो राजभरों का राज था, अमेठी से लेके हम्म। बहराइच तक। उनके हाँ और हाँ, ये बताइए। हमारे उनके उनके किले 12 और भाई। महल अभी भी हैं। हाँ, उनके है 12 है। भाई थे।
और लखनऊ बहुत जो सारा है, एरिया उन्हीं का था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लखनऊ जो है वो पाशियों का था। उसके जो है राजमहल हैं, किताबें में भले उनका वर्णन ना हो, लेकिन जो चीज प्रत्यक्ष रूप से है उसको और किसी प्रमाण की आवश्यकता है नहीं। नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, ये बात तो तो मैं अगर जानता आप हूँ। यह कहते हैं कि हमने ये नहीं देखा कि दलितों का राजमहल था, नहीं तो ये ठीक बात। पुख्ता नहीं प्रमाण है कि नहीं, दलितों आप के जो राजमहल कह थे। रहे हैं मैं समझ गया, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, मैं ये हाँ भी बताइए। जानता हूँ। ये चीज जब अंग्रेज यहाँ आए, अंग्रेज अपना डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत सब स्टेट देने लगे उन लोगों को, तो इसमें से 87% जो स्टेट था वो राजपूत को मिला, भूमिहार को मिला, कायस्थ को मिला, और 13% में अब तो उसमें कुछ अहिर लोग को भी मिला, कुछ राजभर लोगों को। मैंने जो नाव नाव चलाते हैं लोग, वो सब लोग भी क्षत्रिय में ही आता है, ये राजभर लोग भी क्षत्रिय में आता है। तो ये लोग भी किसी कारण से उन लोगों के पास 1%, 2%, 2 गो, 4 गो, 6 गो, 12 गो स्टेट था। आप ये अंग्रेज के काल का बात है, अंग्रेज जब गवर्नमेंट जब राज जिसको इंदिरा गांधी ने खत्म किया 1969 में, उसके लिए अच्छा सा शब्द मैं कोई नहीं उपयुक्त रख पा रहा हूँ। नहीं ठीक ठीक। तो वो स्टेट था, उसमें 87%, लेकिन 3 गो जात के पास था, ठीक जितने बात है, स्टेट थे। काल पे हो सकता है कुछ हमारे आपके बीच मतभेद हो, लेकिन हम और आप दोनों लोग इस बात पे पक्के हुए कि ये जो यहाँ पे राजमहल थे वो दलितों के थे। संजय जी, दो के लोग ही बीच बात ना हो, और भी वो लोग राजमहल नहीं थे, वो गवर्नमेंट था उन लोगों का। हाँ, ये और हम लोगों को लोग बुलवाइए। विषयांतर हो रहे हैं, थोड़ा सा विषय पर आए चर्चा पे। तो समानता पर अगर किसी का कोई प्रश्न किसी और से हो तो कर ले, क्योंकि अभी 2 3 मिनट 4 मिनट बाकी हैं, अन्यथा फिर इसको हम समाप्त करें। मुनि जी वाला समय तो हो गया। खैर, आज नरेंद्र जी भाई साहब ने मुनि जी की कमी को नहीं, पूरा किया। समाप्त किया जाए, अब जी ज्यादा अच्छा रहेगा समाप्ति पे। हो गई पूरी चर्चा, और क्या चाहिए। नहीं हाँ ठीक हाँ, है भाई साहब। बड़ी अच्छी चर्चा हुई आज। आप बड़ा सभी का बहुत बहुत आभार। सोमवार को फिर नए विषय के साथ हम लोग फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद।